अस्सलाम वालेकुम। तर्ज़ तामीर में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग रॉक वॉल से मुतालिक देखेंगे रॉक वॉल होता क्या है, रॉक वॉल को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा रॉक वॉल जो है कब करवाना चाहिए, कब स्टार्ट करवाना चाहिए, टीम को कब गो अहेड देना चाहिए, आपकी जो साइट है उसकी कौन सी स्टेज पे जाकर आपको रॉक वॉल स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद हम इसकी कॉस्ट देखेंगे कि क्या कॉस्ट आती है, इसके मटेरियल पे कितनी कॉस्ट आती है, इसके अदर एक्सपेंसेस कितने हैं या इसकी लेबर कॉस्ट कितनी है, हिडन एक्सपेंसेस क्या है, इसमें केमिकल्स कौन से यूज़ होते हैं, लेबर को कैसे हायर करना है, लेबर को कैसे ढूंढना है, इसके अलावा टूल्स कौन कौन से हमें ज़रूरत पड़ते हैं इसको अप्लाई करने के लिए, हम रॉक वॉल को वाटरप्रूफ कैसे बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रॉक वॉल को हम वाटरप्रूफ कैसे बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि रॉक वॉल जो है वो हमें क्यों करानी चाहिए, इसके जो अदर हमारे पास मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक वेदर शील्ड होगी, ग्राफी होगी, कराची सैंड, उसके अलावा टाइल्स, मतलब जो एक्सपेंसिव आपकी आइटम्स हैं उसकी तरफ अगर जाएँ तो सारों को कंपेयर किया जाए तो रॉक वॉल किस लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और क्यों है, उसकी वजह क्या है। चलते हैं जी। सबसे पहले हम कि रॉक वॉल है क्या। रॉक वॉल बेसिकली जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका मार्बल के स्टोन्स, मार्बल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है मार्बल का, इसमें से कुछ चिप्स के लिए पट्टी बना दी जाती है या चिप्स के लिए नंबर होता है, ठीक है, 20 नंबर 25 नंबर। उसके बाद फिर मजीद उसको जब ग्राइंड की जाती है छाननी लगा कर तो 12 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 0 नंबर, ठीक है, 0 नंबर जो चिप्स होती है आपकी जो घरों में फर्श में यूज़ की जाती है या छतों के ऊपर या शेड्स के ऊपर की जाती है, उसमें जो चिप्स यूज़ होती है ये उससे भी बारीक होती है, ठीक है, बिल्कुल बारीक छाननी लगाकर इसको छाना जाता है। इसके जो मेन कलर्स हैं वो तमाम वो कलर्स जो मार्बल में आपको अवेलेबल हैं, चाहे वो गोल्डन कलर हो जाए, ब्लैक कलर हो जाए, वाइट कलर, ग्रीन कलर, गोल्डन बेज कलर, नौशहरा पिंक जिसे बोलते हैं पिंक कलर, इसके अलावा ब्राउन कलर के ये बहुत से कलर्स हैं जो मार्केट में आपको नॉर्मली मार्बल में अवेलेबल होते हैं। वही कलर्स आपको नेचुरल मार्बल चिप कोटिंग में मिल जाते हैं। बेसिकली रॉक वॉल को मार्बल चिप कोटिंग भी बोला जाता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल मार्बल चिप कोटिंग और एक पिगमेंटेड मार्बल चिप कोटिंग। पिगमेंटेड मार्बल चिप कोटिंग वो होती है जिसमें आप खुद से पिगमेंट करते हैं, अपनी मर्जी के कलर बनाते हैं। जिस तरह वेदर शील्ड का आपने शेड कार्ड ले लिया, उसमें से कलर देखा कि हाँ मुझे ये मंगोलिया कलर चाहिए, मुझे सैंडस्टोन कलर चाहिए, मुझे ग्रे कलर चाहिए, सिमेटेड कलर चाहिए, तो वो फिर आपकी अपनी विश होती है, आप उसको फिर पिगमेंट करके देते हैं। हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट pigmented marble chip coating, but now onwards we will talk about natural marble chip coating। ठीक है, नेचुरल मार्बल चिप कोटिंग में आपके जो कलर्स हैं ग्रे, ब्लैक, पिंक, ब्राउन, गोल्डन, वाइट, इनको आपस में मिक्स करके भी एक नई कलर की टोन बनाई जा सकती है। अब आप आ जाते हैं इसके मेन जो केमिकल्स हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। मेन केमिकल्स में आपका बाइंडर होता है, सेकंड आपका आ जाता है थिकनर, हार्डनर, उसके बाद टाइमिंग के लिए केमिकल्स कुछ यूज़ होते हैं, फिर एंटी फंगस के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं। बाइंडर बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर आप जोड़ने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बाइंडर बोला जाता है। अगर कोई चीज़ आपकी टूट जाती है प्लास्टिक की, उसके लिए आप एल्फी यूज़ करते हैं, वो एल्फी आपका बाइंडर है। इसी तरह अगर आपका पेपर का कोई मटेरियल है तो उसको जोड़ने के लिए जो आप गोंद यूज़ करते हैं उसको आप बाइंडर बोलते हैं। इसी तरह कारपेट्स वगैरह लगाने के लिए आप यूज़ करते हैं समर बॉन्ड, NT80, उसको आप बाइंडर बोलते हैं। पेंट की फील्ड में या रॉक वॉल की फील्ड में बाइंडर बोला जाता है रेजन को, एक्रेलिक को। अब जो रेजन आपने रॉक वॉल में यूज़ करना है, मार्बल चिप कोटिंग में यूज़ करना है, वो 50 ग्रेड और अबव यूज़ करना है। ड्यू टू वेदर कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री ये रिकमेंडेड है कि आप 50 ग्रेड से अबव, 50% सॉलिड ग्रेड होता है इसका। हर एक्रेलिक का ग्रेड होता है कितने परसेंट वो सॉलिड है। बेसिकली हम लोगों ने जो यूज़ करना होता है रॉक वॉल में वो 50% सॉलिड से अबव यूज़ करना होता है। अब जो स्टेप्स हैं हम लोग क्या क्या फॉलो करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर डिटेल में जाके हम मटेरियल के बारे में भी देखेंगे, क्वालिटी के बारे में भी देखेंगे, मटेरियल्स की क्वालिटी क्या होती है, कितने साइज़ का दाना यूज़ करना है हमने, इसी तरह हम लोगों ने कॉस्टिंग करनी है, वो सारी डिटेल में आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने जब टीम हायर करनी है, टीम ने आके अपनी जितनी भी आपने एक्सपेंसिव टाइल्स लगाई हैं या आपने कंक्रीट टाइल्स लगाई हैं, कुछ भी लगाया, उसको आपने कवर करना है। जहाँ पे भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी पॉलीथीन शीट मिल जाती है, आम नॉर्मली मीटर के हिसाब से मिलती है, 150-200 रुपये मीटर मिल जाती है। क्या आप हल्की सी जो होती है कलर्ड जो होती है वो आप यूज़ कर लें, वो आपने बिछानी है, डबल बिछानी है, सिंगल नहीं बिछानी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके अगर कोई भी खड्डे हैं
प्लास्टर में कोई टूट फूट है, कोई आपके किनारे जितने भी एजेस हैं उन एजेस को शार्प करना है, उसको प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मदद से आप लोगों ने एजेस बनाने हैं, खड्डे भरने हैं। अब अगर आपको सीमेंट यूज़ करना है तो प्योर सीमेंट में अगर यूज़ करेंगे तो वो फिर आप उसका ड्राई टाइम बहुत ज़्यादा होगा, वो टाइम लेगा, उसके अलावा वो उसका एज भी वैसा नहीं बनेगा। तो बेहतर यही है कि आप प्लास्टिक पेरिस में 1:4 की रेशो के साथ, मतलब चौथा हिस्सा आप सीमेंट का डाल लें प्लास्टिक पेरिस में, और उसका आपके जो लेबर है उसको कहें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में सीमेंट का यूज़ कर ले ताकि थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ आ जाए। ये सबसे बेहतर तरीका है। वैसे मोस्टली जो प्रैक्टिस किया जाता है वो ये है कि आपने सिंपल प्लास्टिक ऑफ पेरिस को यूज़ करके आप अपने एजेस भी बना लेते हैं, अपने खड्डे भी भर लेते हैं, और सबसे बेहतर यही है कि आप प्लास्टिक ऑफ पेरिस में सीमेंट का यूज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सबसे पहले बेस कोट करना होता है। बेस कोट इज़ मिक्सचर ऑफ ब्राइटी विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पेंट एंड वॉल पुटी, जिसे आप फिलर भी बोलते हैं। फिलर में जो यूज़ होती है ब्राइटी, उस ब्राइटी में आप एक्रेलिक यूज़ करके, जितनी मैक्सिमम आपने एक्रेलिक यूज़ करना है उतनी आपकी बेस अच्छी होगी। बेस मीन्स कि अगर आपकी बुनियाद अच्छी है तो आपकी ऊपर चढ़ने वाली इमारत भी अच्छी है। इसलिए बेस के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि बेस जब लग जाए तो उसको आपने अच्छे तरीके से चेक करना है, हाथ लगा के उसको ऊपर के झड़ तो नहीं रही। अगर वो झड़ नहीं रही इट मीन्स कि बेस अच्छी है आपकी। बेस बेसिकली आपकी प्लास्टर के ऊपर जो एक्स्ट्रा सैंड होती है या डस्ट होती है उसको वो ख़त्म करती है। दूसरा ये है कि उसकी आपका प्राइमर कह लें इसको आप, ये बेसिकली प्राइमर है। जिस तरह आप गाड़ियों पे पेंट करते हैं डीको पेंट करने के लिए, उसमें बेसिकली नीचे प्राइमर लगाया जाता है। इसी तरह रॉक वॉल के लिए आपने बेस यूज़ करनी होती है। उसकी दो रीज़न होती हैं। एक रीज़न तो इसकी ये होती है कि आपकी जो बेस है, जो आपकी सरफेस है, उसमें वो स्ट्रेंथ हो जाए। कोई वीकर पार्ट है तो वो वीकर पार्ट भी स्ट्रेंथन हो जाए। दूसरी उसकी मेन वजह ये होती है कि आपका जब रॉक वॉल ऊपर अप्लाई किया जाएगा, नेचुरल जो मार्बल चिप कोटिंग होती है, नेचुरल रॉक वॉल होती है, उसकी कवरेज नहीं होती। अगर नीचे कोई स्पॉट्स होंगे तो वो जब ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद नीचे से स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए आप जब बेस लगा देते हैं, बेस सेम कलर में होती है या आपकी 20% लाइटर होती है, 20% डार्कर होती है, आपकी जो ओरिजिनल कलर होता है रॉक वॉल का, जो आपने एक्स्ट्रा फाइनल फिनिशिंग देनी है, उसी की आपकी जो बेस होती है वो या 20% हायर टोन में होती है, 20% लोअर टोन में होती है। तो आपकी पूरी जो बिल्डिंग है, हर सरफेस से हर साइड की सरफेस सिमेट्री हो जाती है, सेम कलर में हो जाती है। उसमें फिर आप जब रॉक वॉल अप्लाई करेंगे, हर जगह पे आपका सेम थिकनेस से रॉक वॉल अप्लाई होगा, तो नीचे से आपका कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आएगा। फिर थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है रॉक वॉल अप्लाई करने के लिए। जो मेन एक्चुअल मटेरियल होता है, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स एंड मिक्सचर ऑफ मार्बल टाइनी पार्टिकल्स, उसको ट्रॉल के ज़रिए अप्लाई किया जाता है। फिर उसको कुछ देर के लिए ड्राई टाइम दिया जाता है कि हल्का सा जब वो ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई अगर हो जाएगा तो फिर तो वो अपनी फाइनल फिनिश है वो नहीं दे सकेंगे आप। तो इसलिए हल्का सा जब ड्राई होता है, इतना ड्राई हो जाए कि जब उसके ऊपर ट्रॉल चलाया जाए तो वो ट्रॉल के साथ चिपके मत, ठीक है। ट्रॉल को हल्का सा गीले कपड़े के साथ गीला करके उसको प्रेस किया जाता है ताकि दाना जो है वो तमाम बिल्कुल शीशे की तरह बैठ जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, ठीक है। पोर्स सारे बेसिकली रीज़न ये होती है इसको प्रेस करने की कि पोर्स बंद हो जाएं। दूसरी रीज़न ये होती है कि जब क्रॉस में आपकी लाइट पड़ेगी तो आपकी जो रॉक वॉल की सरफेस है वो बिल्कुल इस तरह हो जाएगी जिस तरह आपने वेदर शील्ड की होती है, ठीक है। वेदर शील्ड में जिस तरह प्लेन सरफेस होती है, कोई टेक्सचर नहीं होता। तो उसके लिए अगर वो आप प्रेसिंग नहीं, एक स्टेप भी आप स्किप करेंगे तो आपको फिर क्वालिटी फिनिश नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आ जाती है कि हम लोग इसका जो क्वालिटी मटीरियल है वो कैसे ढूंढा जाए या ख़रीदा जाए, या वो क्वालिटी लेबर कहाँ से लाई जाए। उसमें सबसे मेन चीज़ जो रेज़न की आ जाती है, वो मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो के प्रीवियस पार्ट में कि 50 ग्रेड और अबव सॉलिड का जो एक्रेलिक है या रेज़न है या बाइंडर है वो आपने यूज़ करना है। और यूज़ आपने जो करना है वो मल्टी रेज़ का यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग 2011 से साइट्स कर रहे हैं। हल्की क्वालिटी का भी एक्रेलिक मिलता है, मल्टी का भी हल्के ग्रेड में मिल जाता है, बहरहाल उसका फ़ायदा नहीं है। रॉकवॉल में फ़ायदा नहीं है क्योंकि रॉकवॉल फिर कुछ अरसे बाद झड़ना शुरू हो जाती है। 1-2 बारिशें जब होंगी, 1-2 रेनी सीजन्स गुजरेंगे तो आपकी रॉकवॉल झड़ना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप 50 ग्रेड और अबव उसका एक्रेलिक यूज़ करें। उसके बाद फिर आपका थिकनर आ जाता है। थिकनर बेसिकली HEC होता है, जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है इसको HEC बोलते हैं। H फॉर हॉस्पिटल, E फॉर एलिफेंट और C फॉर कैट, HEC। और आम लोकल लैंग्वेज में इसको नेट्रासोल भी बोला जाता है। नेट्रासोल बेसिकली केमिकल नहीं है, नेट्रासोल एक ब्रांड है, किसी कंपनी का नाम है जो कंपनी HEC बनाती है। और ये बेसिकली नेट्रासोल जो ब्रांड है ये यूक्रेन का है, होती HEC ही है। और ये बेसिकली अगर आप देखें जैसे सूजी होती है वैसी होती है, दानेदार होती है,
एक पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में आपने यूज़ नहीं करनी। पाउडर फॉर्म में जो होती है वो CMC होती है, वो लोअर ग्रेड है। उससे फिर आपकी जो रॉकवॉल की एप्लीकेशन है उसमें फिर स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, केमिकल ऊपर आ जाता है, स्पॉट्स आ जाएंगे, जहाँ पेट्रोल रुकेगा वहाँ पे स्पॉट आ जाएगा केमिकल का, वो आपने यूज़ नहीं करनी। तीसरा केमिकल इसमें आ जाता है अमोनिया। अमोनिया लिक्विड गैस होती है जो इसको हार्ड करती है, मटेरियल को थिक करती है, हार्ड करती है। इनके केमिकल जो कंपोजिशन है उसको फास्ट करती है, जिसकी वजह से जब आप अप्लाई करते हैं उसमें इनकन्टीन्यूटी नहीं आती। और फिर आपकी टाइमिंग केमिकल्स आ जाते हैं, वो मौसम के अतबार से हैं। अगर आपका सर्दियों का मौसम है, अगर उसमें टाइमिंग केमिकल आप ना भी यूज़ करें तो ज़रूरत नहीं है। और समर सीज़न जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें आपने टाइमिंग केमिकल इस वजह से यूज़ करना होता है। एक तो टाइमिंग आपकी होती है रेज़न की भी होती है, मगर आपने टाइमिंग केमिकल एक्स्ट्रा भी यूज़ करना पड़ता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी जब धूप लगती है दीवार के ऊपर तो दीवार आपकी गर्म होती है। जब आप उसके ऊपर अपना मटेरियल अप्लाई करते हैं तो वो गर्मी की वजह से एकदम वो सारा मटेरियल सक कर लेती है। मतलब वो उसमें अगर आपने बेस ना लगाई हो, अगर बेस लगी हो, आपका प्राइमर लगा हो, तो वो उसका जो सक करने वाली एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ये है कि वो फ़ौरन से ड्राई हो जाती है। ड्राई टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फाइनल फिनिश देने में एप्लीकेटर को मसला आता है। इसलिए आपने टाइमिंग का केमिकल यूज़ करना है कि ड्राई टाइम आपको मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में। उसके लिए दो केमिकल्स मोस्टली प्रैक्टिस किए जाते हैं, एक होता है MEG और दूसरा होता है ग्लिसरीन। डोमेस्टिक पर्पस के लिए, डोमेस्टिक यूज़ में यूज़ करते हैं ग्लिसरीन, अपने मुंह में लगा दिए। उसमें एक इंडस्ट्रियल ग्रेड भी आता है, वो इंडस्ट्रियल ग्रेड इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है टाइमिंग के लिए। और वो तकरीबन 2 kg पर 5 बैग्स, 50 kg के 5 बैग्स उसमें यूज़ किया जाता है। और जो एक्रेलिक होता है उसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ, 5 kg पर 50 kg बैग। मींस के एक बैच मोस्टली जो प्रैक्टिस किया जाता है वो 50 kg के जो मार्बल के दाने का बैग है, 50 kg का एक बैग होता है, ठीक है। वो 5 बैग्स मींस के आपका 250 kg का एक बैच बनता है। 250 kg में आपने 25 kg मिनिमम आप यूज़ करें 50 ग्रेड का, 50 ग्रेड सॉलिड का एक्रेलिक। नाइट्रासोल 1 से 1.5 kg आप यूज़ करें, 1 kg भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, 1 kg भी यूज़ करें कोई मसला नहीं है। नाइट्रासोल आपने 1 kg यूज़ कर ली, HEC आपने 1 kg यूज़ कर लिया, नाइट्रासोल आपने 1 kg यूज़ कर ली। इसके अलावा अमोनिया आपने 1 kg यूज़ कर लेना है। टाइमिंग के लिए आपके जो गर्मियों का सख्त सीज़न होता है उसमें आपने 2 kg यूज़ करना होता है। इसी तरह जो आप एंटी फंगल होता है, वो फिर एंटी फंगल आपके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है कि केमिकल के अकॉर्डिंगली कितना है, वो आपको जो मिक्स करके देगा वही बता देगा आपको कितना आपको ज़रूरत होता है। वैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा भी यूज़ करें, 500 ग्राम मतलब आधा kg यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और केमिकल है मरगाल, जिसको आप एंटी फंगस के लिए यूज़ करते हैं। वो A और B 2 कलर्स में होता है, ब्लू और रेड में, वो भी यूज़ किया जाता है। वो भी आपने वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होता है, 50 ग्राम से भी कम में यूज़ होता है वो। बेसिकली मरगाल और ये जो एंटी फंगस आपने यूज़ करना होता है, ये इसकी वजह ये होती है कि आपने मटीरियल बना के अगर साइड पर रख दिया है और जितना इसको टाइम पीरियड आपको रिक्वायर्ड है कि आपने 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद यूज़ करना है, इसको अप्लाई करना है, तो फिर आपने एंटी फंगस मरगाल यूज़ करना होता है। जो आपका पेंट की बकेट्स होती हैं जो मार्केट में आती हैं उसमें भी मरगाल यूज़ किया जाता है ताकि वो मटीरियल ख़राब ना हो, उसको शेल्फ़ लाइफ मिल जाए। शेल्फ़ लाइफ बोली जाती है कि आप उसकी ज़िंदा रहने की कितनी वो सलाहियत है, उसमें कितना अर्सा वो ठीक रहेगी, अपने नेचुरल उसमें रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉस्टिंग के ऊपर। कॉस्टिंग में ये है कि रेज़न आपका अभी जो 50 ग्रेड मल्टी का चल रहा है आज की डेट में, आज 1 दिसंबर 2022 है, और आज का जो रेट है जो हम लोगों ने अभी हमारी टीम ने मार्केट से चेक किया, होलसेलर से चेक किया, वो है तकरीबन 450 रुपये पर kg। 25 kg अगर आप एक ड्रम में यूज़ करेंगे तो आपका बनेगा 11,250 रुपये। इसके साथ आपने 5 बैग्स यूज़ करने हैं मार्बल स्टोन के। वो आपने ना बहुत ज़्यादा मोटा यूज़ करना है, ना बहुत ही ज़्यादा बारीक यूज़ करना है, जो नियर टू सैंड होता है वो आपने यूज़ नहीं करना। दरमियाने साइज़ का आपने चेक कर लेना, जो दरमियाने साइज़ का वो आप यूज़ करें। उसकी रीज़न ये होती है, एक तो जो आपने बाइंडर यूज़ किया है या जो थिकनर यूज़ किया है उसकी उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। दूसरा उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो कवरेज ज़्यादा देगा। मीन्स कि आपका एक ड्रम फॉर एग्जांपल मोटे दाने के साथ 1100 स्क्वायर फुट कवर करता है, तो फिर अगर आपका बारीक दाने के साथ यूज़ करेंगे तो वो 1300-1350 रुपया, 1350 पर स्क्वायर फुट वो बहुत है आपके लिए, 1350 स्क्वायर फुट के लिए। और उसके बाद आपका जो अमोनिया है, अमोनिया आपका 80 रुपये kg है, 1 kg वो यूज़ होगा। मार्बल के आपका जो ग्रे, बेज और पिंक कलर हैं वो या ब्राउन कलर है, ये आपका 550 रुपये का बैग है। और ब्लैक, गोल्डन और ग्रीन ये आपका 500 रुपये का बैग है।
इसमें फिर एक वाइट दाना आता है। वाइट दाने दो तरह के आते हैं, एक नॉर्मल वाइट आता है जो पेशावर वाली साइड से आता है और हयाताबाद वाली साइड से, और दूसरा जो आता है वो बंगाल वाइट आता है, वो थोड़ी प्योर फाइन क्वालिटी होती है। वो आपको मिलेगा तकरीबन 450 रुपये का आज की डेट का उसका रेट है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपकी MEG वगैरह और ये जो आपकी TT ये केमिकल होता है कि अगर आपका थिकनर सही उस तरह आपका मटेरियल मिक्सिंग के टाइम पे कलर आपका ठीक नहीं था बनना, तो आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया, क्योंकि कलर जब ऑक्साइड कलर्स या ये कलर्स यूज़ किए जाते हैं तो उसमें पानी यूज़ किया जाता है, पानी के साथ मिक्स करके उसको डाला जाता है। तो अगर आपका वो बारीक हो जाए तो फिर TT ये केमिकल है वो तकरीबन 100-150 रुपये का वो आप अगर डाल दें तो वो मतलब चंद कतरे ही उसमें डलते हैं एक बैच में, तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। मीन्स के ये आपका तकरीबन सारी कॉस्ट मिलाकर बनता है 21,030 रुपये का ड्रम, जो आपका एरिया कवर करेगा 1350 स्क्वायर फुट। और पर स्क्वायर फुट अगर आप इसकी कॉस्ट निकालें तो ये 15-16 रुपये स्क्वायर फुट आपको मटेरियल कॉस्ट करेगा। इसी में अगर आप लेबर कर लें तो आज के दिन में 9 रुपये लेबर भी है, 8 रुपये भी है। हमारे जो अच्छा काम करने वाली लेबर, जो पुराना काम करने वाली लेबर है, वो तकरीबन 10 रुपये आपसे चार्ज करेगी। तो मटेरियल और लेबर का आपको तकरीबन 25.5 रुपये 26 रुपये पर स्क्वायर फुट आपको मटेरियल कॉस्ट करेगा। इसी तरह अगर आपके पास फोल्डिंग नहीं है, अगर लेबर आपके पास आती है, लेबर के साथ फोल्डिंग के साथ अगर आप रेट कर लेते हैं कि फोल्डिंग आप अपनी लेके आएँ, हम किराया दे देंगे आपको सुजुकी का या कैरिज का, तो पर डे जो है दो तरीके से होती है फोल्डिंग। एक तो ये होती है कि आपको पर डे पे रेंट पे मिल जाती है 400-500 रुपये पर सेट मिलता है। तो एक तकरीबन डबल स्टोरी घर के लिए आपको तकरीबन 5 सेट चाहिए होते हैं, 2000 रुपये डेली का आपको हो जाएगा। इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर रनिंग सीज़न नहीं है तो 5 मरले का घर तकरीबन 2 दिन में 5 मरले का घर कंप्लीट हो जाता है, 4000 उसका लगा लें आप। और अगर आपका 10 मरले का घर है तो उसके आप तकरीबन 5 दिन लगा लें। और अगर आपका कनाल का घर है विद बेसमेंट तो फिर तकरीबन 12 से 15 दिन आपके लग जाते हैं इस काम को करने में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग को आपने मल्टीप्लाई करना है। जितना ज़्यादा एरिया होता है तो उतनी ज़्यादा आपकी जो ओवर एक्सपेंसेस होते हैं, ओवर हेड एक्सपेंसेस होते हैं, कैरिज हो गया या आपकी फोल्डिंग का किराया होगा, वो उतना मिनिमम पड़ता है। हमारा हम लोगों ने जो निकाला है वो 5 सेट्स का निकाला है और एक ड्रम के ऊपर निकाला है, तो वो तकरीबन हमें 3.5 रुपये कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, 3.5 रुपये हमें कॉस्ट कर रहा है तकरीबन अदर एक्सपेंसेस। और हमारी जो बेस की जो कॉस्ट निकाली है हमने वो भी तकरीबन 3.5 रुपये। मतलब ये टोटल जो आपकी कॉस्ट बनती है तकरीबन 29 रुपये स्क्वायर फुट आपको कॉस्ट करती है। वेयर एज इन मार्केट पीपल आर चार्जिंग मोर देन 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट टुडे। इट्स टुडेज प्राइस। आजकल जो काम करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोगों की मैं बात करूंगा, जो नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा, वो भी रेट तकरीबन 19-20 का ही फ़र्क होता है। मगर जो अच्छा काम करने वाले वो 40 रुपये से ऊपर ही रेट आपको चार्ज कर रहे हैं। तो ये है कि 40 रुपये में अगर आपका 10,000 स्क्वायर फुट एरिया है, ठीक है, और 40 रुपये स्क्वायर फुट आपने बाहर से काम करवाना है तो आपको तकरीबन 11 रुपये सेव हो जाता है। 11 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो 1,10,000 का तकरीबन बनता है आपका। उसके अलावा ये है कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप रॉकवॉल क्यों हम रिकमेंड क्यों करेंगे या मोस्टली आर्किटेक्ट्स क्यों रिकमेंड करते हैं रॉकवॉल। सबसे मेन वजह इसकी है कि एक तो ये इकोनॉमिकल है, दूसरी लॉन्ग लास्टिंग है, तीसरा इसका जो अल्टरनेटिव है जो इसकी प्राइस रेंज में आता है वो या तो ग्राफी आती है, ठीक है, जिसकी आपको टेक्सचर्स अच्छे नहीं लगेंगे, वो ओल्ड फैशन है। दूसरा ये है कि आपको इसके अल्टरनेटिव्स में आपको वेदर शील्ड मिलेगी। अगर वेदर शील्ड प्रॉपर तरीके से की जाए, नीचे 2 कोट्स ऑफ वॉल पुट्टी या फिलिंग यूज़ की जाए और वेदर शील्ड के 3 कोट्स किए जाएँ, प्रॉपर सैंडिंग की जाए, उससे पहले सरफेस को प्रॉपर तैयार किया जाए, तो वो आपको तो 50 रुपीज़ से भी ऊपर कॉस्ट कर जाएगी। और वो ड्यूरेबल भी नहीं होती इतनी, वो बहुत ज़्यादा भी होगी तो 2.5 साल मैक्सिमम 3 साल के बाद उसमें इवन के जो प्लास्टर में हल्के हल्के क्रैक्स आते हैं, पोर्स जब उसके खुलते हैं, गैसेज एमिट होती हैं, तो वो जो क्रैक्स आते हैं वो क्रैक्स भी आपकी वेदर शीट के ऊपर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। मार्बल चिप कोटिंग या आप रॉक वॉल की बात कर लें तो इसकी मिनिमम थिकनेस जो होती है वो तकरीबन 2 mm 2.5 mm इसकी थिकनेस होती है, तो इसमें आपके वो क्रैक्स भी नहीं मिलते। दूसरा ये है कि अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की आपने केमिकल यूज़ किया है, जो केमिकल मैंने बताया उतनी क्वांटिटी में ही यूज़ किए हैं आपने, तो ये मोर देन 7 ईयर्स हो जाते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग देखें, इस्लामाबाद क्लब की है पोलो क्लब, वो डिज़ाइन किया हुआ है सुहेल एंड फवाद आर्किटेक्ट्स ने, अच्छा काम करते हैं वो। अपनी सारी बिल्डिंग्स के ऊपर ही ये रॉकवॉल ही अप्लाई करवाते हैं परमानेंट फिनिश की वजह से और इकोनॉमिकल फिनिश की वजह से, ड्यूरेबिलिटी की वजह से। तो उस पर हम लोगों ने जो यूज़ की थी वो गोल्डन एंड टोबैको कलर का हम लोगों ने यूज़ किया था मार्बल मिक्सिंग के साथ। वो हमने की थी तकरीबन 2011 में। तो 2011 में इसी कंपोजिशन के साथ और इसी क्वान्टिटी के साथ और जो चीज़ें मैंने आपको बताई यही हम लोगों ने यूज़ की थी 2011 में। आज 2022 एंड हो गया, तकरीबन 11 साल में अभी तक उसकी रेनोवेशन नहीं है। ये आपको एक एग्जांपल है, इसके साथ कई हज़ारों एग्जांपल्स हैं।
अभी वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से आपको ये सारी एग्जांपल नहीं दे सकते। ये बिल्डिंग आपको मेन रीज़न क्या है इसको बताने की, इसकी रीज़न बताने की ये है कि ये आपको मेन रोड से ही नज़र आ जाएगी। आप जो ही रावल डैम चौक से, इस्लामाबाद रावल डैम चौक से आप कश्मीर चौक वाली साइड पे जाएंगे, इस्लामाबाद पोलो ग्राउंड का आपको बोर्ड भी नज़र आ जाएगा और आपको सामने बिल्डिंग भी नज़र आ जाएगी। आप किसी भी टाइम पे जाएं और देख लें, आपको उसकी कंडीशन बता देगी कि ये रेनोवेट हुई भी नहीं है। और जिस तरह टाइम गुजरता है, रॉक वॉल अपनी फिनिशिंग और कलर में जो एटमॉस्फेरिक उसके साथ चेंजेस आती हैं, उसके साथ वो रॉक वॉल का अपनी एक फिनिश आती है। ये भी मेन रीज़न है जो आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। जिस तरह एंटीक में भी हल्की हल्की जाना शुरू हो जाती है ये। अच्छा, इसमें यह है कि आप केमिकल्स ये जो मैंने आपको बताई आपको मिलेंगे कहाँ से। वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात करूँगा, लाहौर में भी अवेलेबल है। बेसिकली अगर आप लाहौर की बात करें तो आपको शालमी वाली साइड से मिल जाएगी। शालमी में मेन केमिकल के डीलर्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप कराची की बात करें तो आपको जोड़िया बाज़ार से मिल जाएगी। जोड़िया बाज़ार में आपके मेन केमिकल्स के डीलर मौजूद हैं, मगर वहाँ पे एक इशू ये होगा कि जहाँ पे जो भी केमिकल्स वाले बैठे हैं उनको आपने केमिकल कंपोजिशन बतानी है। अगर आप केमिकल कंपोजिशन नहीं बता सकते तो फिर आपको बलोच पुल के पास फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे 2-3 बैठे हुए हैं मिक्सिंग करके देने वाले। हम लोगों ने वहाँ से भी बनवा कर यूटिलाइज़ किया, अपनी मर्ज़ी का केमिकल वगैरह डलवा कर उसको मिक्सिंग करवा कर यूटिलाइज़ किया, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और लाहौर में तो ये बहुत ज़्यादा है और पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये बेसिकली रॉक वॉल कंपनी थी बेसिकली, ठीक है। वो पाकिस्तान में आई, उन्होंने काफ़ी अर्सा काम करते थे। वो जब फॉरनर थे कोई, उन्होंने ये कंपनी बनाई, उनके कुछ आगे एम्प्लॉयज़ थे। जब वो फॉरनर चले गए यहाँ से तो फिर उसमें से 2 कंपनीज़ बनी थी। एक रॉक शील्ड जो कि लाहौर में रही और दूसरी कंपनी बनी थी ग्रेट वॉल जो इस्लामाबाद में आ गई। इन 2 कंपनीज़ की वजह से इन 2 रीजन्स में ज़्यादा काम हुआ रॉक वॉल का। कराची में इतना ज़्यादा ये काम नहीं मिलता आपको। अब थोड़ा बहुत लेबर जाना शुरू हो गई है तो लेबर काम शाम करना शुरू हो गई है। अदरवाइज़ जो मेन इसका जो मार्केट कहा जा सकता है वो एक तो लाहौर है, दूसरी मार्केट इसकी कहा जा सकता है वो ये है इस्लामाबाद। वो द ओनली रीज़न बिहाइंड इज के रॉक शील्ड एंड ग्रेट वॉल, ये 2 कंपनीज थी जिन लोगों ने रॉक वॉल के अंदर से 2 कंपनीज निकली, उन लोगों ने फिर इसको एक्सपेंड किया इस काम को। अच्छा, लेबर को ढूंढना अपने इस तरह है कि आपने जहाँ से मटेरियल बनाना है, ठीक है, जैसे आप मटेरियल की मिक्सिंग कर रहे हैं, जिससे मटेरियल आप ख़रीद रहे हैं, आप उसी से ही बात करेंगे। वो आपको 3 से 4-5 लेबर्स का नंबर दे देगा। आप उनकी साइट्स पे विज़िट करें, आप उनकी साइट देखें, जो आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने बताए, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट स्टेप्स को आपने जहन में रखना है, उनकी साइट को विज़िट करना है। ऑन गोइंग साइड आपने कोशिश करनी है कि ऑन गोइंग साइड आपको अगर मिल जाए तो वो आपने यूज़ करनी है। रॉक वॉल को अप्लाई करने के लिए हमें जो मेन टूल्स की ज़रूरत होती है वो एक तो आपको बाल्टी होती है, खाली बाल्टी आपको चाहिए, वो आपको किसी भी कबाड़ की दुकान से मिल जाएगी। दूसरा आपको उसका फोल्डिंग चाहिए होती है, जहाँ से मटेरियल आप बनवाएंगे वही आपको उसका फोल्डिंग वाले का नंबर भी दे देगा। और कुछ मटेरियल बनाने वालों ने अपनी फोल्डिंग भी रखी होती है, किराए पे दे देते हैं आप। उसके साथ हर एक सेट के साथ आपको एक फटा मिलता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आपकी मेन होती है वो लेबर के पास ही मौजूद होती है, आपकी ट्रॉल। और चौथी चीज़ आपको जो चाहिए होगी वो मास्किंग टेप। और 5वीं चीज़ आपको चाहिए होगी पॉलीथीन शीट। पॉलीथीन शीट नीचे बिछा कर वो काम करेंगे, जो मटेरियल नीचे गिरेगा वो अगर यूज़ हो सकता है वो यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज नीचे फिर आपका जो फर्श होगा या टाइल्स होंगी तो उसको डैमेज नहीं करेगी। और छठी चीज़ आपको चाहिए होगी प्लास्टिक पैरस। और अगर आप प्लास्टिक पैरस के अंदर सीमेंट यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर आपको सीमेंट चाहिए होगा। बाकी तो मटेरियल आपके पास मौजूद होगा। और जो एप्लीकेटर होगा उसके पास अपना ट्रॉल होगा, क्योंकि नया ट्रॉल यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको फिनिशिंग नहीं दी जा सकती, उससे एजेस घिस जाते हैं। जिस तरह वो ट्रॉल चलता जाता है उतनी अच्छी आपको फिनिशिंग देता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था कि रॉक वॉल को आप वाटर प्रूफ कैसे बना सकते हैं। आपकी जो रॉक वॉल जब आपकी फिनिश हो जाए, सूख जाए, उसको तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर जाए, धूप लग जाए अच्छे तरीके से, उसकी प्रॉपर ड्राई हो जाए सरफेस, तो आपने क्या करना है, एक केमिकल है जिसे बोलते हैं वाटर रिपेलेंट। वाटर रिपेलेंट एक ऐसा केमिकल, अगर आप ईंट लें उसको हर साइड से स्प्रे के साथ वाटर रिपेलेंट कर दें, जब वो ड्राई हो जाए तो आप पानी के भरे ड्रम के अंदर भी अगर उसे फेंकोगे तो वो सिंक नहीं करेगी, वो ऊपर तैरती रहेगी, चाहे जितना मर्जी उसका वेट हो। ब्लॉक को करेंगे, ब्लॉक आपका नीचे पानी के अंदर सिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो वो आपने वाटर रिपेलेंट लेना है, वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा पर स्क्वायर फुट आपको तकरीबन 15 से 16 रुपये कॉस्ट करेगा। आपकी जितनी भी टॉप्स हैं, पैरापिट वॉल की टॉप होगी, बाउंड्री वॉल की टॉप होगी, उन सारों को आप वाटर रिपेलेंट कर दें। इसी तरह अगर आपने फुल फ्लैज वाटर रिपेलेंट करना है तो आप फुल फ्लैज भी वाटर रिपेलेंट कर सकते हैं। शेड्स के ऊपर और शेड्स की जो साइड की बाउंड्री होती है उसके ऊपर आप वाटर रिपेलेंट कर दें। जो मेन जगह है वहाँ पर वाटर रिपेलेंट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सिर्फ
एक तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा ये है कि पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं जाएगा, नीचे से आपकी सीपेज नहीं आएगी। अच्छा, ये जो आपको हम लोगों ने कंपोजिशन बताई, जो फार्मूला बताया, इस फार्मूले के थ्रू अगर आप रॉक वॉल बनाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे और जो स्टेप्स हम लोगों ने आपको बताए हैं इन स्टेप्स के थ्रू आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो एक्सटर्नल जो आपकी रॉक वॉल की स्ट्रेंथ है उसको आप इंशाल्लाह 7 से 8 साल कुछ भी नहीं होगा। एक होती है आपकी जो क्वालिटी चेक करने के लिए होता है कि आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ, कि आप चाबी लें, चाबी उसके ऊपर एक सैंपल लगा के उसके ऊपर चाबी मारेंगे आप तो वो खुरची जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको पानी लगाएं, थोड़ी देर पानी लगाते रहें, वो नरम हो जाएगी और उसको छील के देखें कितना आपको मुश्किल पेश आ रही है उसको छीलने में, ये उसकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ हो गई है। ये तो आपका अगर हल्का केमिकल यूज़ करेंगे तो वो कुछ 1-2 बारिशों के बाद ना वो झड़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है जो हमने आपको बताया, या अगर इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करवा लेते हैं, हमारी एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना केमिकल, एक तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है, दूसरा ये है कि एप्लीकेटर के लिए मसला होगा, एप्लीकेटर को अप्लाई करने में मसला होगा, डिले टाइम मिलेगा, टाइमिंग उसको ज़्यादा मिलेगी, उसका टाइम वेस्ट होगा। दूसरा ये है कि आपका सबसे बड़ी बात आपके पैसे ज़ाया होंगे। और अगर आपका ये केमिकल आपने यूज़ किए हैं, अच्छा आपका मटीरियल है, तो अगर आपकी इंटरनली सीपेज आ भी जाती है, कोई पाइप लीक हो जाता है, अगर 1-2 आप उसको फ़ौरन से रिपेयर करवा लें तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर वो आपका पानी कहीं से आता जा रहा है तो फिर कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो वो जगह से फूल जाएगी, बबल बन जाएगा। बबल बनने का मतलब ये होता है कि जो आपकी रॉक वॉल है वो आपकी पेस्ट हुई है प्लस्तर के ऊपर, आपके प्लस्तर झड़ना शुरू हो गया है सीपेज की वजह से, जिसकी वजह से रॉक वॉल उसके ऊपर पेस्टेड थी तो वो भी झड़ गई है, वो भी फूल गई है, वो गिरेगी नहीं, फूली रहेगी जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं या कुछ करेंगे नहीं, वो फूली रहेगी, ठीक है। और कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका प्लस्तर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने सीपेज जिन घरों में होती है पुरानी, अगर आपने घर देखे हो तो कुछ टाइम के बाद नीचे से ईंटें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि प्लस्तर गिरना शुरू हो जाता है, प्लस्तर ख़त्म हो जाता है। जब प्लस्तर गिरना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपका रॉक वॉल प्लस्तर के ऊपर लगा हो तो प्लस्तर भी गिरेगा, प्लस्तर गिरेगा तो रॉक वॉल भी गिर जाएगी, रॉक वॉल भी अपनी जगह छोड़ देगी क्योंकि वो पेस्टेड ही उसके ऊपर है, ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने रॉक वॉल कब करवानी है, वो ये है कि आपने अपने इलेक्ट्रिक के और सीवरेज सिस्टम, प्लम्बिंग का काम, ये सारा जब ख़त्म हो जाए, ठीक है, आपके बाकी ये एंड का काम होता है जब आपकी लेबर सारी मूव आउट हो जाए, आपके घर से सारी लेबर मूव आउट हो जाए, अंदर की सारी सफाइयाँ हो जाए, आप उसके बाद अगर आप रॉक वॉल करवाएं तो सबसे बेहतर है। एक तो आपके इलेक्ट्रिक की झरियाँ नहीं लगेंगी, दूसरा ये है कि आपका प्लम्बिंग के लिए झरियाँ नहीं लगेंगी, कोई एक्स्ट्रा पाइप शायद कोई भी ऐसा काम है तो वो आप पहले करवा लें। जब सब आपका कंप्लीट हो जाए, प्लस्तर आपके सूख जाए तो आप पहले आप उसके ऊपर बेस कोट लगवा दें, और जब आपका प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम ख़त्म हो जाए, लेबर मूव आउट हो जाए, तो फिर आप रॉक वॉल की टीम को बुलाएँ, हायर करें, उसको बुलाएँ और उससे अपना काम कंप्लीट करवा लें। और उसके बाद ये है कि 3 से 4 दिन बाद आप सारे बाहर से भी धुलवा दें। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने बाहर जो टाइल लगानी है, चाहे वो कंक्रीट टाइल यूज़ करें या कोई और टाइल यूज़ करें, मोस्टली हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि लोग नीचे स्कर्टिंग नहीं यूज़ करते एक्सटीरियर में। आपने एक्सटीरियर में भी स्कर्टिंग लाजमी यूज़ करनी है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो सफाई की जाती है तो वो रॉक वॉल के साथ लगती रहेगी, तो वो वहाँ से वो ब्लैक हो जाएगा डस्ट की वजह से। ये कुछ चंद गुजारिशात थी जो आपने अपने जहन में रखनी है और आप अपने रॉक वॉल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। और अगर आप वाटर प्रूफ नहीं भी करना चाहते तो इसमें कोई इशू नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर मज़ीद आप लोगों ने कुछ मालूम करना हो तो हमारा नंबर नीचे गिवन है, नंबर में आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप केमिकल या इसकी इस्लामाबाद में अगर ये लेना चाह रहे हैं तो मैं नीचे आपको एक वेंडर हैं हमारे जिनसे हम लोग खुद बनवाते हैं मटीरियल, और ट्रस्टवर्दी हैं। जो चीज़ कही जाएगी, जितनी कही जाएगी वो उतनी ही डालेंगे, इसकी भी गारंटी है। आप उनके पास खड़े होकर बनवा सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड है, तकरीबन 20 साल प्लस से वो काम कर रहे हैं मार्केट में। आप उन्हें चेक कर लें, कलर कंपोजिशन भी उनकी अच्छी है। नंबर उनका नीचे मिस्टर आफ्ताब के नाम से होगा नंबर, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आखिरी स्लाइड भी आपको चला देंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। और लेबर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो लेबर्स तो बहुत सारी हैं। लाहौर से भी लेबर हमारे पास काम करने आती है। अगर हमारा कराची में प्रोजेक्ट हो तो वहाँ पर भी जाती है लेबर, लाहौर से भी जाती है और इस्लामाबाद से भी जाती है। पर लेबर जो बेहतर ये है, पिंडी इस्लामाबाद की लेबर का फ़ायदा ये है कि रॉक वॉल की फील्ड में पिंडी इस्लामाबाद की लेबर लाहौर की लेबर से ज़्यादा बेहतर है। उसकी मेन और ओनली रीज़न कि वो जब ट्रॉल यूज़ करते हैं, जो गरमाला यूज़ करते हैं, वो नरम गरमाला यूज़ करते हैं जो कि सेंटेक्स में यूज़ होता है, टेक्सचर बनाने में यूज़ होता है। जब रॉक वॉल को फिनिश देते हैं तो हार्ड गरमाले की ज़रूरत होती है। पिंडी इस्लामाबाद की जो लेबर है वो हार्ड गरमाले के साथ काम करने में प्रोफेशनल है, इसलिए इनकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। बाकी एक मेन चीज़ कि आपने रॉक वॉल की क्वालिटी कैसे मेजर करनी है, ये हार्ड एंड फास्ट टूल है। क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है? क्वालिटी 2 चीज़ों पर
डिपेंड करती है, बल्कि सॉरी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक डिज़ाइन मीन्स कलर कम्बिनेशन आपने रॉक वॉल में देखना है कि आपने कलर कम्बिनेशन कौन सा रखा हुआ। दूसरा, आपने क्वालिटी ऑफ मटेरियल, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपने स्ट्रेंथ देखनी है। और तीसरी, आपने फिनिशिंग देखनी है लेबर की, तो लेबर उसके हाथ में फिनिशिंग है। अब लेबर की जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा वो है शहबाज। इस्लामाबाद G8 में, G8 से है वो शहबाज। बाकी तो पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी सारी लेबर जो हमें भी जानती है और लाहौर में भी काफ़ी सारी लेबर है जो जानती है, मगर बेहतर ये है कि पिंडी इस्लामाबाद का आपको रिकमेंडेशन दें तो शहबाज है, और लाहौर की रिकमेंडेशन दें तो अजीम के नाम से एक लड़का है जो शुरू में रॉक वॉल में भी काम करता रहा है, काफ़ी अच्छी उसका एक्सपीरियंस है और पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे तकरीबन उसने काम किया। इन दोनों के नंबर भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूँगा, आप उनको हमारे रेफरेंस से अगर बात करना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली रब्ता करें तब भी कोई मसला नहीं है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो मटीरियल का आपको मैं बाकी किसी शहर के भी इतनी ज़्यादा उसमें नहीं कर सकता क्योंकि हमारा मटीरियल ज़्यादा ये आफ्ताब साहब ही बनाते हैं, तो मैं इन्हीं को ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि हमें इनके मटीरियल पे भी कंप्लेन कभी भी नहीं आई। हमारी मर्ज़ी का मटीरियल होता है, हमारी मर्ज़ी की क्वालिटी होती है, हमारी मर्ज़ी की क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो आपने देखनी है लेबर को हायर करते हुए, अगर शहबाज को आप नहीं करते या किसी और लेबर को, आपने 1 से 2 उनकी साइट्स विज़िट कर लेनी है। उसमें जाके आपने देखना क्या है, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना कि इन्होंने सफाई का कितना ख्याल रखा है। दूसरी बात आपने उसमें ये देखनी है कि इसकी प्रेसिंग कैसी है, इसकी जो फाइनल उन्होंने वो किया है वो कैसा है। आपने हाथ लगाना है, आपको हाथ लगाने से पता चल जाएगा कि आइदर वो रफ़ है या वो स्मूथ है। अगर वो रफ़ हुआ तो लेबर के हाथ में फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि जब आपकी क्रॉस लाइट आती है, सन जब आपका सूरज जब क्रॉस में आएगा तो जब आपकी लाइट तिरछी पड़ेगी तो वो आपकी दीवार के सारे एब्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। क्वालिटी लेने के लिए आपको एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि आपने जब प्लस्तर करवाना है अपनी साइड पे, आपने बड़ी ही प्रोफेशनल टीम हायर करनी है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो इंटीरियर का पेंट होगा उसमें भी आपकी बचत होगी, लेबर की भी मेहनत कम होगी। दूसरा, आपका जो बाहर की फिनिशिंग आएगी रॉक वॉल की, वो फिनिशिंग भी आपकी उतनी ही अच्छी आएगी। तीसरी चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है लेबर को हायर करते हैं, वो देखना ये है कि आपका अगर कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट अगर आप विजिट कर रहे हैं किसी साइट किसी लेबर का कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे हम आपके जाना चाह रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट अगर आप उनका देख लेते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले अंदाज़ा ये लगाना है इनका काम करने का तरीका कैसा। नीचे पॉलीथीन शीट डाली हुई है, खिड़कियाँ जहाँ से काम ख़त्म करके आगे जा रहे हैं उस खिड़की को इन्होंने साफ़ किया है, उसके एलुमिनियम के जो चैनल्स होते हैं चैनल्स अंदर से साफ़ किए हैं नहीं किए। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये मटीरियल कितना ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि एक होता है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, चाहे आप घर में फल भी लेके आते हैं तो फल का भी आपकी वेस्टेज निकलती है, गंदों में आपकी वेस्टेज निकलती है। उसके बाद आपका कोई भी चीज़ आप घर में लेके आते हैं उसकी वेस्टेज निकलती है। इसी तरह जब आप ये एप्लीकेटर अप्लाई करता है तो नीचे मटेरियल गिरता है, आपने सिर्फ ये देखना है कि मटेरियल कितना ज़ाया कर रहा है, ठीक है। वो भी आपकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। फिर आपने ये देखना है कि आपकी जो मास्किंग टेप है, खिड़कियों की जो एजेस हैं जहाँ पे रॉक वॉल जहाँ पे साथ टच हो रही है वहाँ पे इन्होंने मास्किंग टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चौथा, आपने देखना है बेस किस क्वालिटी की इन्होंने लगाई है। बेस ऐसी लगानी चाहिए कि नीचे से प्लस्तर जो है, प्लास्टर जिसे बोलते हैं प्लस्तर, वो नीचे से नज़र ना आए, प्रॉपर सिमेट्री हो, बिल्कुल स्मूथ हो। जिस तरह आप कमरे के अंदर पेंट होता है आप उसमें 19-20 का फ़र्क समझ लें, ऐसी बेस होनी चाहिए। स्मूथनेस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कवरेज की बात कर रहा हूँ कि नीचे से कुछ नज़र ना आए, आपकी ग्रे कलर आपका जो प्लस्तर का है वो नज़र ना आ रहा हो, ये आपने देखना है। और आपने इसके अलावा ये देखना है कि मार्केट एज़ कम्पेयर टू मार्केट इनका रेट कैसा है। फिर आपने इनके साथ एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट करके फिर आपने एडवांस, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट और लास्ट पेमेंट आपका काम कंप्लीट होने के बाद, सफाइयाँ होने के बाद, फिर आपकी जब सारी चीज़ों की मूवमेंट हो जाए उसके बाद फिर आपने फाइनल पेमेंट कर देनी है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आपस में एग्रीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपने मज़ीद मालूमात हासिल करनी हो तो हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, ईमेल भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने आर्टिकल पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.tarzetaamir.com, ब्लॉग्स के सेक्शन में जाएँ, हमारी पोस्ट अवेलेबल है, इस पोस्ट पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हमारा फ़ोन नंबर भी मौजूद है 033385155616। किसी भी टाइम पे आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो तो आप यू आर फ्री टू कॉल। ये बेसिकली तर्ज़ तामीर को बनाने की वजह ही यही है कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन को इजी करना है, लोगों की रीच तक लेके जाना है। जिन लोगों को चीज़ों का नहीं पता उन लोगों को हम लोगों ने इन्फॉर्म करना है। और हमारे आने वाली जो नस्ल है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे साथ की जनरेशन है, जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं इस मार्केट में आके काम करने में, वो उनको ना करनी पड़े। बेसिक रीज़न आपको तर्ज़ तामीर को बनाने का ये है। और आपसे गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और गुड लक फॉर योर साइट। अल्लाह हाफ़िज़।